नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश से बहुत बुरी खबर आई है, बहुत दुख भरी खबर आई है। हाथरस में एक बाबा के सत्संग में हुई भगदड़ में 116 लोगों की मौत हो गई है। दर्जनों लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, इसलिए मरने वालों की फिगर और बढ़ सकती है। हॉस्पिटल लाशों से भरे पड़े हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। यह हादसा हाथरस से करीब 50 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में हुआ। फिलहाल सरकार और प्रशासन का पूरा फोकस घायलों को बचाने और रिलीफ ऑपरेशन पर है। हाथरस से अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब बाबा का प्रवचन खत्म हो गया था। लोग बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त बाबा का काफिला निकला। भीड़ बाबा को देखने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। इसी दौरान कुछ लोग एक गड्ढे में गिर गए। इसके बाद भगदड़ मची। भीड़ नीचे गिरे हुए लोग को कुचलते हुए निकल गई, जिसके कारण दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मौत हुई। जैसे ही यह खबर आई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरी ताकत बचाव के कामों में लगा दी। योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के मंत्रियों लक्ष्मी नारायण चौधरी और संजीव सिंह को तुरंत मौके पर भेजा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को भी हाथरस भेजा। जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां मौके पर डीएम, एसपी और तमाम आला ऑफिसर मौजूद हैं। घायलों को अलीगढ़ और एटा के हॉस्पिटल्स में भेजा गया है, लेकिन मरने वालों और घायलों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हॉस्पिटल्स के इंतजामात कम पड़ने लगे हैं। चारों तरफ मौत का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है और यह हादसा इतना भयानक है कि इसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महिलाएं अपने बेहोश बच्चों को लेकर मदद के लिए चिल्ला रही हैं, गुहार लगा रही हैं। इन माताओं की तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ समेत सभी नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से फोन पर बात करके हादसे के बाद हो रहे रिलीफ ऑपरेशन की पूरी डिटेल ली। योगी आदित्यनाथ कल खुद हाथरस जाएंगे। यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। इसलिए एग्जैक्ट रीजन का पता तो तब लगेगा जब शुरुआती जानकारी सामने आई। उसमें जो पता चला वो आज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। मैं आपको उस बाबा के बारे में भी बताऊंगा जिसका प्रोग्राम सैकड़ों लोगों की मौत की वजह बन गया। सबसे पहले आपको इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट दे देता हूं। योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर अभी अपना रिएक्शन दिया है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये एक बार सुन लीजिए। अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री
चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, श्री असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटनास्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी इस घटना पर अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है और भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार को देना चाहिए लोगों के साथ? देखिए, ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। योगी आदित्यनाथ की बात सही है। ये समय घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का, उनका इलाज करने का और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवारों की मदद करने का है। जैसा मुख्यमंत्री ने बताया, उत्तर प्रदेश सरकार के 3 मिनिस्टर्स लक्ष्मी नारायण चौधरी, संदीप सिंह और असीम अरुण हाथरस पहुंच चुके हैं, हादसे की जगह पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार भी इस समय हाथरस में हैं। पूरा प्रशासन रिलीफ ऑपरेशन में लगा है। आसपास के जिलों के डॉक्टर्स और एम्बुलेंसेस को भी हाथरस और एटा भेजा गया है, क्योंकि घायलों को एटा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। एनडीआरएफ की मेडिकल टीम हाथरस पहुंच चुकी है। योगी आदित्यनाथ पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लखनऊ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन हादसा भयानक है, दर्दनाक है, बड़ा है। लोगों में इतनी अफरा तफरी है कि हालात को संभालना एक बड़ा मुश्किल काम है। हॉस्पिटल्स में लाशों को रखने की भी जगह नहीं है। चीख पुकार मची है। लोग लाशों और घायलों के बीच अपनों को खोज रहे हैं। ये जो दृश्य हैं वो इतने हृदय विदारक हैं कि उनको शब्दों में बयां करना संभव नहीं है, और तस्वीरें इतनी विचलित करने वाली हैं कि वो आपको दिखाना संभव नहीं है। जिस मां के दोनों बच्चे भीड़ में कुचलकर मर गए, उसकी पीड़ा को कौन बयान कर सकता है? शब्द नहीं है। हाथरस में हुए हादसे के शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, क्योंकि सत्संग में लोग अपने परिवारों के साथ आए थे। बताया गया कि पंडाल में करीब 40,000 लोग मौजूद थे, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40,000 लोगों की भीड़ में जब भगदड़ मची होगी तो कैसा भयानक मंजर होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अब सिर्फ रोते बिलखते लोग हैं, लाशों के अंबार हैं, हॉस्पिटल्स में घायल हैं, डॉक्टर्स की भी परेशानी है। हॉस्पिटल्स की ज्यादातर तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें दिखाना संभव नहीं है, लेकिन हादसा कितना भयानक है इसका अंदाजा आप हॉस्पिटल में रखी लाशों की तस्वीरों से लगा सकते हैं। ये तस्वीरें हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं। इतनी लाशें हैं कि गिनना भी मुश्किल है। एक एक तस्वीर आपको व्यथित कर सकती है, विचलित कर सकती है। जहां यह हादसा हुआ वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। जो लोग हादसे का शिकार हुए उनका सामान चारों तरफ बिखरा हुआ है। लोगों के मोबाइल फोन, पर्स, पैसे,
आई कार्ड, कपड़े, जूते, चप्पलें, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार वालों को अभी तक पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ गए, किस हॉस्पिटल में हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, कुछ पता नहीं लग रहा। इसलिए लोग परिवार वालों की खोज में इधर उधर घूम रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे की जांच के लिए एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की है और यह भी कहा कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट दी जाए। इसलिए हादसे की सही वजह तो बाद में पता लगेगी। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे, उनसे हमारे रिपोर्टर्स ने बात की है। उन लोगों ने बताया कि भोले बाबा का सत्संग खत्म होने के बाद जब बाबा वहां से निकले तो उन्हें देखने के चक्कर में, छूने के चक्कर में भगदड़ मच गई। कोई कह रहा है कि पास में पानी भरा था, लोग उसमें गिर गए। कुछ लोगों ने कहा कि वहां कीचड़ था जिसमें लोग फिसल गए। किसने कहा कि पास में नाला था जिसमें गिरने के कारण लोगों की मौत हुई। एक महिला ऐसी भी मिली जो अपनी 3 साल की बेटी और 9 साल के बेटे के साथ सत्संग में आई थी और इस स्टैम्पीड में उसके दोनों बच्चों की मौत हो गई। जो महिलाएं हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने बताया कि भगदड़ के बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। जो नीचे दब गया वो बच नहीं पाया और कितने लोग मरे कुछ नहीं पता। सत्संग हुआ था, फिर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद सब लोग भाग छूटे भाग छूटे तो माँ आगे नालो, सड़क ऊंची नालो सो तो गाँव में गिरे, एक ते ऊपर एक ऊपर एक जो दब गए, जो खत्म हो गए। फिर जो लोग वागन ने खींचे वो पकड़ के नहीं गया। कितनी भीड़ थी, कब था? बहुत भीड़ थी। सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ हो रहा था निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे। वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी दिखा रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी चल गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी मम्मी, कैसे आ रही थी। सत्संग में भैया वो एकदम जब प्रभु जी उठ के चले गए तब संगत एकदम बाटाड़ी गई। हाँ। और वहाँ कीच भी थी थोड़ी बहुत। हाँ। तो दलदल में फंस गए सब लोग, एक दूसरे के ऊपर गिर के करते चले गए। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। खत्म हो गए? हाँ। कितने बड़े बच्चे थे? एक 3 साल की मेरी बिट्टू हुई काव्या। हाँ, और एक 9 साल को चोरा मेरो। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए, बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने मन्ना गिनने भैया ने कितने करने की भैया। एक संग वो रुक गई जो दब गए वहाँ में। कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पवन के ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई? हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए। ये सब इस प्रवचन करने वाले भोले बाबा के भक्त हैं, मासूम लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। जिसने भी इस स्टैम्पीड को, इस भगदड़ को, लोगों को कुचले जाने को अपनी आंखों से देखा, उसकी रूह कांप गई। लोगों ने बताया जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बाबा का काफिला वहाँ से गुजरा। लोग उन्हें एक बार देखने के लिए और कुछ लोग उनके पैरों की धूल लेने के लिए उनके तरफ दौड़े। कुछ लोग तो बाबा की गाड़ी के टायरों के नीचे की धूल लेने के लिए भागे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। लोग एक के ऊपर एक गिरते चले गए। कुछ लोगों ने बताया इस कार्यक्रम में बाबा की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद थी, लेकिन उनके गार्ड लोगों को रोक रहे थे। इस वजह से भगदड़ हुई और बहुत सारे लोग लगातार भगदड़ की चपेट में आते चले गए। मैं यहाँ ठंडा हुआ था तो बाबा उस रास्ते से आए, जो गाड़ियों की धूल थी, टायरों की, उसे लेने लोग भागे तो उसमें ही दब गए। धूल को लेने टायरों की धूल को लेने उसमें ही दब गए लोग। ये हुआ था। यहाँ तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा था, लेकिन जब बाबा यहाँ से चले हैं, जब सत्संग खत्म हुआ है उसके बाद जब बाबा चले हैं यहाँ निकल के गाड़ी लेके अपनी, उनकी चरणों की धूल के चक्कर में पब्लिक को एक के ऊपर गिरते चले गए।
उसी चक्कर में हादसा हुआ है और उसमें लापरवाही भी रही है प्रशासन की भी, और जो इनकी खुद की जो सिक्योरिटी थी उनकी सबसे लापरवाही उनकी हुई है। मैं देख रहा था, बिल्कुल मंच के पीछे था। वहाँ से जब वो भीड़ जो पब्लिक बाबा के जाने के बाद गुजरी तो वहाँ पर पब्लिक ने ये सोचा कि हम जो माँ मुकाबला करेंगे बाबा से रोड पे। जिन लोगों को देखने नहीं मिल पाए बाबा को, तो उन्होंने वहाँ पर मुकाबला किया तो एक दूसरे पर लोग चढ़ गए। ये नहीं मालूम कौन कितने बार दबा, मैं खुद दबा था उसमें। ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड की जो पुलिस वाले बनते हैं, ये उनकी सिक्योरिटी थी। जैसे कि कमांडो ये क्या छोड़ के भाग गए? जब दबे यहाँ पे उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ डर रहे हैं। तो ये उनकी नेम प्लेट है? हाँ उसी उन्हीं की है। ये किस तरह की किसकी नेम प्लेट है? ये जो आते हैं जो उनकी पुलिस खुद की बनाए रखी है, कमांडो हैं, पुलिस है। हाँ जी, बाबा के कमांडो हैं ये। बाबा जी के हैं और किसके हैं? जैसे ही हादसे की खबर आई, आसपास के गांव वाले तुरंत मदद के लिए वहां पहुंचे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद ये दुर्घटना हुई, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद बाबा के भक्तों ने इसका विरोध किया। एक शख्स ने कहा कि इस हादसे में उसकी मां की भी मौत हुई है, लेकिन इसके लिए बाबा नहीं पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया। जब बाबा के सपोर्टर्स ने इस तरह की बात की तो लोग नाराज हो गए और वहीं बाबा के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। विश्व साकार जी महाराज हैं, उनकी समाधि, उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ। वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए। उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ। क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए। एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर में चढ़ गए वो। नहीं, मुगलगढ़ी मैं नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आई थी? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। ज्यादातर लोग इस घटना के लिए भोले बाबा को जिम्मेदार मान रहे हैं, प्रवचन करने वाले को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसकी डिटेल में गए तो पता चला हादसा हाथरस के फुलरे गांव में हुआ है। यह गांव एटा के सिकंदरा कस्बे के पास है। इस फुलरे गांव में भोला बाबा का सत्संग था। ये बाबा खुद को नारायण साकार हरि कहता है। वो एटा जिले के पटियाली गांव का रहने वाला है। पटियाली में बाबा का बहुत बड़ा आश्रम भी है। ये बाबा दावा करता है कि 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर उसने प्रवचन शुरू किया, वो बाबा बन गया। बाबा कभी यह दावा करता है कि वो पुलिस की नौकरी में था, कभी कहता है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज में काम करता था। पता चला कि बाबा पर कई क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। साकार हरि गेरुए वस्त्र नहीं पहनता, बल्कि सफेद सूट और टाई पहनकर सत्संग करता है। भोले बाबा के समागम आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ और बागपत जिले में होते रहते हैं। ये बाबा एक YouTube चैनल भी चलाता है, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है। वो ब्लड कैंसर को ठीक करने का दावा करता है, भूत प्रेत का इलाज भी करता है। इसलिए गांव के ज्यादातर गरीब भोले भाले लोग इसके चक्कर में समागम में आ जाते हैं। हर महीने के पहले मंगलवार को नारायण साकार हरि सत्संग का कार्यक्रम रखता है। इसमें वो अपनी पत्नी के साथ प्रवचन करता है। हाथरस में ऐसा ही सत्संग हुआ। इसके पोस्टर्स कई दिन से पूरे इलाके में लगाए गए थे। सत्संग के लिए पुलिस से परमिशन भी ली गई थी। 40 पुलिस वालों की ड्यूटी भी लगाई गई थी। सत्संग में 40,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक से निपट गया। लेकिन प्रोग्राम के बाद जब बाबा
सत्संग खत्म करके निकला तो भगदड़ मची और मौत का मातम छा गया। हादसा दोपहर करीब 2:30-3 बजे हुआ और अब तक 116 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। अभी तक हमारे पास 116 की पुष्टि हुई है, जिसमें से 27 डेड बॉडीज़ जो हैं एटा मोर्चरी में हैं और बाकी हाथरस में हैं, और कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। पोस्टमार्टम के लिए अलग अलग जगह पर डेड बॉडीज़ भेजी गई हैं और प्रयास यही है कि जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा जल्दी से जल्दी इलाज कराया जाए। इसमें कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है। जो भी धाराएं होंगी उसके अंदर आपको एफआईआर की कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दी। जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन लिए उनके विरुद्ध एफआईआर होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है। वो जैसे जांच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट किया। इस समय इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन्स हाथरस और एटा में मौजूद हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा और कुमार सोनू मौके पर हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए हाथरस चलते हैं। पवन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मौके पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिली, कैसे हुआ यह हादसा? रजत जी, इस वक्त मैं हाईवे पर खड़ा हूं जहां यह हादसा हुआ। इस तरह के खुले इलाके में भगदड़ पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो समझ आ रहा है, यह खुला इलाका था। जो सामने आप सड़क देख रहे हैं लगभग 4 से 5 फीट ऊंची है। इसकी सड़क के पार सत्संग हो रहा था। सत्संग से जब बाबा यहां निकले तो लोग दर्शन करने के लिए इस सड़क पर खड़े थे। यहां अगर आप देखेंगे तो फिसलन है, बहुत ज्यादा भीड़ थी। बाबा के लिए रास्ता बनाने के लिए जैसे ही धक्का आया तो सभी भक्त यहां इस पर फिसलते हुए यहां इस नाले में गिरे। जो नाला कह रहे हैं, ये वो कैनाल है जो रोड के किनारे पानी को ड्रेन करने के लिए बनाई जाती है। और यहां एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। चूंकि ऊपर से वजन भीड़ ज्यादा थी, धक्का लग रहा था और लोग यहां गिरने लगे। इसके बाद ये यहां पर आप पद चिन्ह देखेंगे तो बताएंगे कि कितनी बड़ी मात्रा में लोग यहां मौजूद थे। जो लोग थे ग्रामीण इलाके से आए थे, उनकी रोटियां, भोजन, कुछ स्नैक्स, चप्पल वो यहां दिखाई दे रही हैं। और सोचिए, इस आप तस्वीर को देखेंगे तो ये कोई ऐसा गहरा नाला नहीं है जहां आपको लगे कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए कि 116 लोग मर जाएं। लेकिन वहां से जब लोग गिरने लगे, इस जो ये आप घास देख रहे हैं जो टूट गई है, वो लोगों के वजन से टूट गई है और एक के बाद एक यहां लोग गिरते गए। उमस ज्यादा थी, लोग सांस नहीं ले पाए और यहां एक लंबी कतार है, उस पेड़ तक यहां ढेर लग गया। और जब फायर ब्रिगेड आई तो उन्होंने यहां पानी का छिड़काव किया उमस से राहत दिलाने के लिए। तो यहां के हालात देखने के बाद शायद अब भरोसा ना हो कि इस स्थान पर खुले इलाके में 116 लोगों की मौत हो गई। लेकिन वजह बनी हाईवे पर बाबा की जाने वाली गाड़ी, जिसके लिए लोगों को पीछे धकेला गया और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। यहाँ भागदौड़ नहीं पवन, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हादसा कैसे हुआ, कैसे लोगों की दम घुटने से मौत हुई, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लगातार आपके साथ संपर्क में रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। पवन नारा हमारे संवाददाता हादसे की उस जगह पर मौजूद हैं और उन्होंने कैमरे से दिखाया कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और दम घुटने से कितने लोगों की मौत हुई। जिस वक्त हादसे की बुरी खबर आई, ये दर्दनाक खबर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री को इस घटना की जानकारी पार्लियामेंट के अंदर ही दी गई, उनकी स्पीच के दौरान दी गई और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी वक्त हाथरस की घटना पर दुख जताया, डिटेल्स पार्लियामेंट में शेयर की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार यूपी सरकार के संपर्क में है और उन्होंने कहा कि पीड़ितों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मुझे एक दुखद खबर भी दी गई है। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है
मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। इंडिया टीवी के पूरे परिवार की संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिनकी इस हादसे में मौत हुई। इंडिया टीवी की टीमें हादसे की जगह पर मौजूद हैं, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और जो भी मदद हम लोगों की कर सकते हैं वो भी करेंगे। हादसा में जो हुआ, दुख की बात है कि वो पहला हादसा नहीं है। इस तरह के कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। हर बार मासूम गरीब लोग शिकार होते हैं। इस तरह के बाबा लोगों की परेशानियां दूर करने का, उनके कष्टों को खत्म करने का ढोंग करते हैं और भोले भाले लोग उनके चक्कर में फंस जाते हैं। ये जो भोले बाबा हैं, इनके खिलाफ कोरोना काल में भी मामला दर्ज हुआ था। इस बाबा ने 50 लोगों के साथ प्रोग्राम करने की परमिशन ली थी और 5000 लोगों की भीड़ जुटा ली थी। और आप समझ सकते हैं उस समय यह काम कितना खतरनाक था। फिर इस शख्स ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए अपनी दुकान चलाई, सत्संग किए और आज ये दुर्घटना हुई। इसलिए बाबा के खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन उन अफसरों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम करने की परमिशन दी और सही अरेंजमेंट नहीं किए। क्योंकि पता लगा कि लोकल इंटेलिजेंस को ये जानकारी थी कि बाबा भोलेनाथ के सत्संग में हजारों लोग जुट रहे हैं, हादसा हो सकता है। क्राउड मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं है। इसके बाद भी प्रशासन ने इस रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की? इसके लिए जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए और उम्मीद है कि कल तक हादसे के कारण भी पता चल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कल हाथरस पहुंचेंगे, स्पॉट पर पहुंचकर सारी जानकारी लेंगे, मुआयना करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक्शन करने में देर नहीं लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथरस में हादसे की खबर, जैसा मैंने आपको बताया, उस वक्त मिली जब वो लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दे रहे थे। मोदी ने घटना पर दुख जताया, संवेदना व्यक्त की और इस घटना पर वो लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने मदद ऑफर भी की है। लेकिन जिस समय नरेंद्र मोदी लोकसभा में ये बात बता रहे थे, विरोधी दलों के सांसद वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे। आज कांग्रेस और दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज ने प्रधानमंत्री मोदी को बोलने से रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मोदी रुके नहीं। उन्होंने शोर शराबे के बीच, नारेबाजी के बीच अपना भाषण पूरा किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी देश की जनता ने आदेश दिया है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही रहिए और तर्क खत्म हो जाएं तो चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए। मोदी ने कहा कि अब कांग्रेस का यह ड्रामा नहीं चलेगा, विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, न वो डरने वाले हैं, न झुकने वाले हैं, न रुकने वाले हैं। अब वो ज्यादा तत्परता से देश की सेवा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जो जो इल्जामात लगाए थे, एक एक का करारा जवाब दिया। मोदी ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे राहुल गांधी तिल मिलाकर रह गए। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता देश में हर मुद्दे पर झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा इकोसिस्टम साजिश के तहत इसी झूठ फैलाने के काम में लगा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 99 सीटें मिली हैं, लेकिन बालक बुद्धि वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो 99% सीटें जीते हों। फिर भी कांग्रेस के सारे नेता बालक बुद्धि को हीरो बनाने में जुटे हैं।
मोदी ने कहा कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने झूठा नैरेटिव फैलाने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल जिस तरह से हिंसक बताकर हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की गई, उससे सारे हिंदू समाज में हिंदुओं को लेकर कांग्रेस की सोच और उनकी नफरत और उनके संस्कार सामने आ गए। विपक्ष के सांसद वेल में आकर लगातार मोदी के सामने नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन मोदी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने शोर शराबे के बीच संसद में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। मोदी ने कहा कि उन्हें इस तरह का विरोध झेलने की आदत हो गई है। 10 साल का अनुभव है, अब गला भी मजबूत है और हौसले भी। मोदी ने कहा अब कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। 2014 में सरकार में आने के बाद देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस का इकोसिस्टम भी रहा है। ये इकोसिस्टम से मिली खाद पानी, इसके दम पर एक कांग्रेस की मदद से ये इकोसिस्टम 70 साल तक फला फूला है। मैं आज सभापति जी इस इकोसिस्टम को चेतावनी देता हूं। मैं इस इकोसिस्टम को चेताना चाहता हूं। इकोसिस्टम की जो हरकतें हैं, जिस तरह इकोसिस्टम ने ठान लिया है कि देश की विकास यात्रा को रोक देंगे, देश की प्रगति को डिरेल कर देंगे, मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। यह देश विरोधी साजिशों को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहां सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा। मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है, और मेरे संकल्प भी मजबूत है। ऐसी किसी रुकावटों से न मोदी डरने वाला है, न ये सरकार डरने वाली है। पूरे देश ने देखा मोदी के 2.25 घंटे के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता वेल में आकर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। कुछ नेता मोदी के पास खड़े थे, लेकिन नारे लगा लगाकर उनके गले सूख गए। तो मोदी ने विपक्ष के सांसदों को पानी पिलाया। जब प्रधानमंत्री ने देखा कि हंगामा करने वाले संसद खांस रहे हैं, उनका गला सूख रहा है, तो उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्ष के सांसदों को पानी ऑफर किया। असल में नरेंद्र मोदी के लिए जो पानी आया, उन्होंने पानी का वो ग्लास कांग्रेस के एमपी मणिकम टैगोर की तरफ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। उसके बाद मोदी ने कांग्रेस के एक और सांसद हिम्बी ईडन को पानी का ग्लास दिया और उन्होंने पानी पिया। हिम्बी ईडन एर्नाकुलम से कांग्रेस के एमपी हैं। पानी पीने के बाद
कांग्रेस के सांसद फिर से नारेबाजी करने लगे और मोदी भी अपना भाषण फिर से करने लगे। इसके बाद मोदी ने हिंदुओं के अपमान के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कल राहुल गांधी ने कहा था, खुद को हिंदू कहने वाले दिन भर हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, असत्य फैलाते हैं। इस पर मोदी ने कहा कि कांग्रेस सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को बार बार अपमानित करती है। मोदी ने कहा कि हिंदुओं की सहनशीलता और अपनत्व की भावना के कारण ही भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है, लेकिन हिंदुओं पर झूठे आरोप लगाकर देश के साथ बड़ी साजिश की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, हिंदुओं को आतंकवादी कहा और अब हिंदुओं को हिंसा फैलाने वाला, नफरत फैलाने वाला बताया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। ये कहा गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत इस देश के हिंदुओं के साथ। ये करने में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है, उसके विनाश की घोषणा की गई थी। आप किस शक्ति की विनाश की बात करते हैं? ये देश सदियों से शक्ति का उपासक है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू आतंकवाद ये शब्द गढ़ने की कोशिश की थी। इनके साथी हिंदू धर्म को, उसकी तुलना डेंगू, मलेरिया ऐसे शब्दों से करें और ये लोग तालियां बजाएं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। एक सोची समझी रणनीति के तहत इनका पूरा इकोसिस्टम, हिंदू परंपरा, हिंदू समाज, इस देश की संस्कृति, देश की विरासत, इसको नीचा दिखाना, उसे गाली देना, उसे अपमानित करना, हिंदुओं का मजाक उड़ाना, इसे फैशन बना दिया है और उसको संरक्षण देने का काम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे तत्व कर रहे हैं। पूरे समय कांग्रेस के एमपीज नारे लगाते रहे और नरेंद्र मोदी कांग्रेस के झूठे इकोसिस्टम का पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने रखते रहे। अग्निवीर योजना से लेकर एमएसपी तक, ईवीएम से लेकर संविधान तक, आरक्षण तक राहुल गांधी के सारे आरोपों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, विपक्ष ने सेना तक को नहीं छोड़ा, सेना को लेकर झूठी बातें कही। क्योंकि देश की सुरक्षा एक संवेदनशील मसला है, इसीलिए वो इस मुद्दे पर चुप थे, लेकिन कांग्रेस के असत्य का जवाब देने के लिए उन्हें बोलना ही पड़ा। मोदी ने कहा, कल जिस तरह
सदन की गरिमा से खिलवाड़ किया गया, उसको गंभीरता से लेकर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, HAL को लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि MSP नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़ ये सदन का दुर्भाग्य है और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करें, ये शोभा नहीं देता है। सदन की गरिमा से खिलवाड़ ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सहृदयी हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मीठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कह करके, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आज लोकसभा में शोर शराबे के दौरान स्पीकर ने तो राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि वो अपने एमपीज को वैन में भेज रहे हैं, शोर मचाने के लिए उकसा रहे हैं। सदन की परंपरा और मर्यादा के लिहाज से ये ठीक नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने चुन चुनकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आजकल कांग्रेस का इकोसिस्टम एक बच्चे को बहलाने में जुटा है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने बाल बुद्धि नेता को खुश करने के लिए जो चाहे करे, लेकिन हकीकत तो यही है कि देश की जनता ने तीसरी बार एनडीए को मौका दिया है और कांग्रेस की लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक हार हुई है। जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है,
कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। आज संसद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस के दूसरे दलों के सांसद भी नारेबाजी कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे। इस पर मोदी ने विरोधी दलों के नेताओं को भी चेतावनी दी। मोदी ने कहा, आज जो कांग्रेस के साथ नाच रहे हैं, उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पैरासाइट पार्टी हो गई है, जिसके कंधे पर सवार होती है उसी को खा जाती है। इसीलिए इंडिया अलायंस के नेताओं को भी पैरासाइट कांग्रेस से सावधान हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है, उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संसद में जो भाषण दिया, उसमें नोट करने वाली सबसे बड़ी बात यह थी कि जितनी देर मोदी बोले, विपक्ष के सांसद लगातार शोर मचाते रहे, हंगामा करते रहे। 2 घंटे 16 मिनट तक
विरोधी दलों के एमपीज वेल में आकर नारे लगाते रहे, तालियां पीटते रहे, मणिपुर मणिपुर चिल्लाते रहे, पूरी ताकत लगाकर हंगामा करते रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक मिनट के लिए भी विचलित नहीं हुए, अपनी बात पर अटल रहे। मोदी ने बिना रुके, बिना थके अपने अंदाज में भाषण दिया। हालांकि विरोधी दलों ने जो किया वो संसदीय परंपराओं का अपमान था। सदन के नेताओं को न बोलने देना परंपरा के विरुद्ध था। स्पीकर ने याद दिलाया कि कल राहुल गांधी 90 मिनट बोले थे, सत्ता पक्ष ने उनकी पूरी बात सुनी थी, कोई हंगामा नहीं हुआ था। पर आज विपक्ष के लोग तय करके आए थे कि वो मोदी को बोलने नहीं देंगे। उनकी योजना थी वो इतना शोर मचाएंगे कि मोदी भाषण न दे सके। लेकिन मोदी ने शोर शराबे की कोई परवाह नहीं की। देखने वालों को भी अचरज था कि इतनी डिस्टर्बेंस के बावजूद वो अपनी बात बड़े आराम से कैसे कहते रहे। मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनवाए, विरोधी दलों के प्रहार का करारा जवाब दिया, इलेक्शन कैंपेन के दौरान बोले गए झूठ गिनवाए। और मजे की बात है कि मोदी की स्पीच खत्म होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस के इकोसिस्टम ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। मोदी ने एक जगह अपनी स्पीच में कहा था कि 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला खुद की स्पीड से है। कांग्रेस के लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मोदी ने कहा हमारा मुंह काला है। मुकाबला को उन्होंने इस फैब्रिकेटेड अंदाज में पोस्ट किया। लेकिन मोदी ने आज इसी इकोसिस्टम को चेतावनी दी, कहा ऐसे लोगों को, झूठ फैलाने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मोदी ने लोकसभा चुनाव में मिले मैंडेट का जिक्र किया, अपनी जीत की बात की और फिर कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस 100 का नंबर पार नहीं कर पाई। मोदी ने आज सियासत की बात बड़ी नजाकत से की। उन्होंने कांग्रेस के सहयोगी दलों को समझाया कि कांग्रेस ने वहां ज्यादा सीटें जीती जहां जहां वो दूसरे दलों के कंधों पर चढ़कर लड़ी। ये कांग्रेस के साथी दलों को मैसेज था। मोदी का आज का भाषण आने वाले दिनों की राजनीति का संकेत है। मोदी ने साफ साफ कहा न तो वो डरने वाले हैं, न विरोधियों को छोड़ने वाले हैं। मोदी के तेवर भी वही थे, अंदाज भी वही थे और आने वाले दिनों में इसकी झलक बार बार देखने को मिलेगी।